हेलो स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है पुरुष प्रजनन तंत्र, उसकी एक डिसीज कंडीशन होती है। तो ये एक्चुअली हाइड्रोसिल होता क्या है? नाम से ही इसमें हाइड्रो आ रहा है। हाइड्रो का मतलब तो वाटर होता है, पानी होता है, जबकि सील आ रहा है। सील का मतलब होता है सैक, सैक मतलब थैला, मतलब पानी का थैला बनना। तो हाइड्रोसिल के अंदर क्या होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें जो टेस्टिस होते हैं उसकी जो आउटर कवरिंग होती है जिसको ट्यूनिका वेजिनलिस कहा जाता है, उस ट्यूनिका वेजिनलिस के अंदर असामान्य रूप से फ्लूइड जो होता है मतलब पानी, उसका क्या होता है जमाव हो जाता है और उसके कारण से वहाँ पर सैक जो है उसकी तरह स्ट्रक्चर बन जाता है। तो स्क्रोटम जो है उसमें क्या होता है एनलार्जमेंट हो जाता है, मतलब वहाँ पर सैक लाइक स्ट्रक्चर वाले थैले के समान संरचना बन जाती है और उसी कंडीशन को हाइड्रोसिल कहा जाता है। हाइड्रोसिल जो होता है वो न्यूबॉर्न के अंदर कॉमन होता है, जो लगभग 1 महीने के अंदर वापस अपने आप ठीक हो जाता है। कभी कभी ये एडल्ट जो होते हैं उसके अंदर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ज़्यादातर ये 40 वर्ष की उम्र जो है उसके बाद एडल्ट के अंदर ज़्यादातर होता है। हाइड्रोसिल जो है अगर बच्चे के अंदर होने का कारण अगर देखें तो नॉर्मल क्या होता है कि ये जो टेस्टिस जो होता है उसका जो डेवलपमेंट जो होता है वो फीटल लाइफ के अंदर शुरू हो जाता है और ये डेवलप होते हैं एब्डोमेन के अंदर, किडनी जो है उसके जस्ट नीचे ये डेवलप होते हैं। लगभग 8वें महीने के अंदर या डिलीवरी के लगभग 1 महीने बाद ये टेस्टिस जो होते हैं वो एब्डोमेन जो होता है पेट से डिसेंट होकर स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं और ये इंग्वाइनल कैनाल जो होती है उसके थ्रू डिसेंट होते हैं। उसके बाद स्क्रोटम जो होता है जो कि स्किन का बना हुआ सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर आ जाते हैं। जब ये टेस्टिस जो है वो डिसेंट होते हैं तो एब्डोमेन के अंदर जो पेरिटोनियम जो होती है वो भी इसके साथ क्या होती है टेस्टिस के साथ स्क्रोटम के अंदर आती है और वही पेरिटोनियम जो होती है वो ट्यूनिका वेजिनलिस लेयर के अंदर बदल जाती है। ये जो ट्यूनिका वेजिनलिस लेयर होती है उसकी भी 2 लेयर होती है। एक तरह की ये सीरस मेम्ब्रेन है, इसकी 2 लेयर होती है। एक तो पैराइटल होती है जो टेस्टिस से अटैच रहती है और दूसरी विसरल होती है जो कि स्क्रोटम जो है उसके साथ अटैच रहती है। दोनों के बीच में बहुत ही कम फ्लूइड होता है और ये फ्लूइड उस टेस्टिस को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। किसी कारण से यदि ये जो ट्यूनिका वेजिनलिस लेयर के बीच में जो फ्लूइड है उसकी मात्रा क्या होती है बढ़ जाती है। मात्रा बढ़ने का कारण क्या हो सकता है? या तो इसका प्रोडक्शन जो होता है निर्माण वो बहुत ज़्यादा हो रहा है फ्लूइड का उसके कारण से, या फिर इस फ्लूइड जो है उसका एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है, अवशोषण जो हो रहा है वो नहीं हो रहा है या कम हो रहा है। तो उसके कारण से दोनों कंडीशन में क्या होगा, ये फ्लूइड जो है उसकी मात्रा क्या होगी बढ़ जाएगी और फ्लूइड की मात्रा बढ़ने के कारण से वहाँ पर सैक लाइक स्ट्रक्चर थैलेनुमा या फिर बैग जो है पानी से भरा हुआ बैग जो उसकी तरह संरचना बन जाएगी और उसी को हाइड्रोसिल कहा जाता है। यह हाइड्रोसिल जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो नॉन कम्युनिकेटिंग होता है। नॉन कम्युनिकेटिंग के अंदर क्या होता है कि ये टेस्टिस जो होते हैं वो डिसेंट होकर स्क्रोटम के अंदर आते हैं। उसके बाद ये जो सैक जो होता है वो क्या होता है बंद हो जाता है और सैक बंद होने के कारण से फ्लूइड जो होता है वो अंदर ही रुक जाता है और लगभग साल भर के अंदर ये फ्लूइड जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस प्रकार का यदि नवजात के अंदर हाइड्रोसिल होता है तो वो नॉन कम्युनिकेटिंग है। क्योंकि कम्युनिकेटिंग के अंदर क्या होता है हाइड्रोसिल के अंदर ये जो सैक जो होता है वो ओपन होता है। ओपन होने के कारण से इसके अंदर जो फ्लूइड आता है वो फ्लूइड क्या हो सकता है वापस एब्डोमेन कैविटी के अंदर जा सकता है, पेरिटोनियम फ्लूइड के अंदर जा सकता है या पेरिटोनियम फ्लूइड से वापस फ्लूइड आ भी सकता है। मतलब फ्लूइड जो है उसका मूवमेंट जो होता है वो चालू रहता है। तो इस प्रकार का हाइड्रोसिल जो होता है वो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल कहलाता है। तो ये तो हाइड्रोसिल जो इसके टाइप हो गए। अब बात करते हैं हाइड्रोसिल जो है उसके होने का कारण किन कारणों से होता है। तो नवजात जो है बच्चे में अगर ये होने का कारण जो होता है वो तो कंजेनाइटल कोई प्रॉब्लम है उसके कारण से हो सकता है जो कि कुछ समय बाद अपने आप ही रिकवर हो जाता है। ज़्यादातर एडल्ट के अंदर होता है तो ये 40 वर्ष की आयु के बाद होता है, मतलब 40 साल की एज हो जाए उसके बाद होने की संभावना ज़्यादा रहती है। उसके अलावा भी कम उम्र में भी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर 40 वर्ष की आयु के बाद ज़्यादा होता है। होने का कारण जो है वो हो सकता है एक तो इन्फेक्शन के कारण से कि किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाए, जैसे मम्स का इन्फेक्शन हो गया, एग्जांपल के लिए एपिडिडाइमाइटिस हो गया कि एपिडिडाइमस जो है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो गया, या फिर ऑर्काइटिस हो गया। ऑर्काइटिस मतलब टेस्टिस जो है उसमें इन्फ्लामेशन हो गया। यदि इन्फ्लामेशन होगा तो उसके कारण से वहाँ पर फ्लूइड का एक्सुडेट होगा। फ्लूइड का एक्सुडेट मतलब फ्लूइड जो होगा वो बाहर निकलेगा और वो फ्लूइड बाहर निकल कर ट्यूनिका वेजिनलिस के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। तो उसके कारण से हो सकता है एक तो। दूसरा रेयर कंडीशन के अंदर होता है, बहुत ही कम संभावना रहती है टेस्टिकुलर कैंसर के कारण कि टेस्टिस के अंदर कैंसर या ट्यूमर का बन जाएगा और ट्यूमर बनने के कारण से भी वहाँ पर फ्लूइड का निर्माण जो है वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा मात्रा में सीरस फ्लूइड बनेगा और उसके कारण से भी वो एक्यूमुलेट हो सकता है, इकट्ठा हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत ही कम होती है। तीसरा जो है वो है इंजुरी।
कोई चोट लगने के कारण से, कि सीधी यहाँ पर चोट लग गई, जैसे क्रिकेट की बॉल खेलते समय क्रिकेट की बॉल लग जाती है या फिर कोई चोट लग जाती है, तो उसके कारण से भी क्या होगा, टिश्यू जो होगा वो डैमेज होगा, और टिश्यू डैमेज होने के कारण से भी वहाँ पर इन्फ्लामेशन जैसी स्थिति उत्पन्न होगी और फ्लूइड का निर्माण जो है बढ़ जाएगा, जिससे हाइड्रोसिल की कंडीशन हो सकती है। एक फाइलेरियासिस कंडीशन हो सकती है। फाइलेरिया जो है उसका इन्फेक्शन के कारण से, और इसके इन्फेक्शन के कारण से क्या होता है कि लिम्फ ड्रेनेज जो हो रहा है उसके अंदर वो प्रॉपर नहीं होगा, मतलब लिम्फ डक्ट जो होती है जो टेस्टिस के अंदर, वो लिम्फ डक्ट जो होती है वो क्या होगी, ब्लॉक हो जाएगी, और लिम्फ डक्ट ब्लॉक होने के कारण से यहाँ से लिम्फ जो होता है वो ड्रेन नहीं होगा, मतलब बाहर नहीं निकलेगा, और वो ड्रेन नहीं होने के कारण से भी फ्लूइड जो होता है उसका क्या हो सकता है, एक्यूमुलेशन, वो इकट्ठा हो सकता है। तो एक तो ये कंडीशन है। उसके अलावा एक हर्निया जो होता है उसके कारण से भी हो सकता है। हर्निया में भी खास करके इंग्वाइनल हर्निया जो होता है उसके कारण से ये कंडीशन हो सकती है। इंग्वाइनल हर्निया के कारण से कैसे कि इंग्वाइनल कैनाल जो है उसके अंदर इंटेस्टाइन जो होती है वो डिसेंट हो जाती है, मतलब इंटेस्टाइन का प्रोट्रूजन हो जाता है, और उसके कारण से यहाँ की जो ब्लड वेसल जो होती है, जैसे कि वेन्स जो होती है वो क्या होगी, कंप्रेस होगी, और वेन कंप्रेस होने के कारण से यहाँ से फ्लूइड का प्रॉपर ड्रेनेज होगा वो नहीं हो पाएगा, मतलब विनस ड्रेनेज नहीं होगा, फ्लूइड जो ब्लड जो होता है वो वापस ड्रेन नहीं होगा। ब्लड ड्रेन नहीं होने के कारण से वहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाएगा, और वो प्रेशर बढ़ने के कारण से भी फ्लूइड जो है वो निकल के यहाँ पर क्या हो सकता है, एक्यूमुलेट हो सकता है, और उसके कारण से भी हाइड्रोसिल की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। तो ये तो इसके कॉज जो है, मतलब किन कारणों से हाइड्रोसिल होता है वो हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम की। क्या साइन एंड सिम्टम जो है वो दिखाई देते हैं। तो हाइड्रोसिल के अंदर मेनली क्या होता है कि टुनिका वेजिनलिस जो होती है उसके अंदर फ्लूइड जो है उसका क्या होता है, जमाव हो जाता है, मतलब पानी जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है। पानी इकट्ठा होने के कारण से क्या होगा, वहाँ पर स्क्रोटम जो है उसके अंदर स्वेलिंग हो जाएगी, मतलब स्क्रोटम का आकार जो होता है वो बढ़ जाएगा, तो स्क्रोटल स्वेलिंग मिलेगी, एनलार्जमेंट ऑफ स्क्रोटम, स्क्रोटम जो होता है उसका आकार बढ़ जाएगा। सेकंड चीज़ क्या हो सकती है, इसके अंदर आकार बढ़ने के कारण से टिश्यू जो है उसमें कंप्रेशन होगा, मतलब दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ने के कारण से कभी कभी पेन जो है वो हो सकता है। पेन ज़रूरी नहीं है कि हर बार हाइड्रोसिल के अंदर पेन हो, कभी कभी पेन होता है, कभी नहीं होगा, या किसी किसी को पेन हो सकता है, किसी किसी को पेन नहीं होगा, तो कभी कभी पेन जो है वो भी हो सकता है। तीसरी चीज़ क्या होगी, फ्लूइड कलेक्शन के कारण से स्क्रोटम जो है उसका आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो एनलार्ज स्क्रोटम हो जाएंगे, मतलब स्क्रोटम जो है उसका आकार बड़ा हो जाएगा। एक स्क्रोटम का आकार जो है वो बड़ा होने के कारण से जब व्यक्ति चलेगा तो चलते समय क्या हो सकता है, उसको डिफ़िकल्टी हो सकती है, मतलब स्क्रोटम जो है वो पैरों को टच हो सकता है, उसके कारण से उसको चलने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो एक तो ये चीज़ प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा टेस्टिकुलर टॉर्जन हो सकता है कि फ्लूइड जो है उसका जमाव होगा, फ्लूइड जमाव होने के कारण से प्रेशर टेस्टिस के ऊपर गिरेगा, जिसके कारण से टेस्टिस की पोजीशन जो है वो चेंज हो सकती है, टेस्टिस के अंदर मोड़ जो है वो भी आ सकती है, उसको टेस्टिकुलर टॉर्जन कहा जाता है। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम जो होते हैं वो हाइड्रोसिल के अंदर दिखाई देते हैं। अगली बात करते हैं हम इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या रहेगा, मतलब इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं। तो हाइड्रोसिल जो है उसमें मेनली एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो किया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर सीधा इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन करने पर स्क्रोटम जो है उसका आकार बढ़ा हुआ दिखाई देता है, मतलब स्क्रोटम एनलार्ज स्क्रोटम दिखाई देते हैं, तो एक तो इससे पता चलता है। सेकंड, इसके अंदर एक ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट किया जाता है। ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट के अंदर क्या करते हैं कि पेशेंट जो है उसको डार्क या अंधेरे कमरे के अंदर रखा जाता है। अंधेरे कमरे में रखने के बाद यहाँ पर टेस्टिस के नीचे जो है वो लाइट डाली जाती है। लाइट डालने पर क्या होगा कि उसके अंदर ये जो लाइट जो होती है जब टेस्टिस के अंदर जाएगी तो उसके अंदर क्या है, फ्लूइड जो है उसका जमा होता है, स्क्रोटम के अंदर फ्लूइड है, वो फ्लूइड के कारण से वो लाइट जो होती है वो पूरी क्या होगी, स्क्रोटम के अंदर फैल जाएगी, और पूरा स्क्रोटम जो होता है वो एक लाल लाइट के अंदर या एक चमकीला रोशनी जैसा दिखाई देगा। इससे फिर इसको डायग्नोस किया जाता है, और पता लगाने के लिए कि कॉज क्या है, कहीं ड्रेनेज के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है, वो पता लगाने के लिए सोनोग्राफी जो है USG अल्ट्रासोनोग्राफी वो की जाती है। तो उसके द्वारा इसको डायग्नोस जो है, मतलब इसका पता लगाया जाता है कि प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है। फिर आता है इसका ट्रीटमेंट। तो नॉर्मली हाइड्रोसिल जो होता है, जैसा कि बच्चों के अंदर हाइड्रोसिल होता है तो लगभग 1 महीना 2 महीना या 3-4 महीनों में अपने आप ही क्या होता है, ठीक हो जाता है। एडल्ट के अंदर भी ये लगभग 6 मंथ के अंदर अपने आप ही क्या होता है, ठीक हो जाता है। अपना फ्लूइड जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, एब्जॉर्ब होने पर ये वापस कंडीशन ठीक हो जाती है। लेकिन यदि इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है और ये ठीक नहीं होता है तो उस कंडीशन में एक तो नीडल एस्पिरेशन किया जाता है। नीडल एस्पिरेशन में एक नीडल जो होती है वो इंसर्ट की जाती है, और नीडल इंसर्ट करके फ्लूइड जो उसको ड्रेन कर लिया जाता है, मतलब बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरा इसके अंदर की जाती है हाइड्रोसिलेक्टोमी।
हाइड्रोसिलेक्टोमी के अंदर क्या करते हैं, मेनली ये सर्जिकल प्रोसीजर होता है। इसमें क्या किया जाता है, स्क्रोटम जो होता है उसके ऊपर एक इंसिजन लगाया जाता है, मतलब चीरा लगाया जाता है, और चीरा लगाने के बाद यहाँ से जो फ्लूइड जो होता है उसको बाहर निकाल लिया जाता है, ड्रेन कर लिया जाता है, उसको ही हाइड्रोसिलेक्टोमी कहा जाता है। तो एक तो ये सर्जरी की जाती है। अगली इसमें स्क्लेरोथेरेपी जो है वो काम में ली जाती है। स्क्लेरोथेरेपी के अंदर क्या होता है कि एक विशेष प्रकार का केमिकल होता है, उस केमिकल को इंजेक्शन के द्वारा क्या कर दिया जाता है, अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये केमिकल जो होता है वो क्या करता है कि अंदर जो फ्लूइड कलेक्शन हुआ उसको, या फिर जो टिश्यू जहाँ का एरिया फ्लूइड ज़्यादा सिक्रेट कर रहा है उस एरिया को क्या करता है, हार्ड कर देता है या कठोर कर देता है। कठोर होने के कारण से वहाँ फ्लूइड जो है उसका स्त्रावण नहीं होगा और ये कंडीशन जो है वो ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका मेन ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है। तो ये थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंडीशन हाइड्रोसिल, जिस पे कभी कभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है वो। अगले वीडियो के अंदर हम इसी से रिलेटेड एक और डिसीज कंडीशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, BPH बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, उसके बारे में बात करेंगे। नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।